नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। दिल्ली से सटे यूपी में भी 11,000 के पार इस वक्त मरीज पहुंच चुके हैं। हर दिन दिल्ली से लाखों लोग नोएडा और अन्य शहरों में आते हैं। दिल्ली में तेजी से कोरोना फैलने से उत्तर प्रदेश को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। क्या फिर से यूपी में दिल्ली से सटे बॉर्डर सील होंगे? हर दिन दिल्ली से लाखों लोग नोएडा और अन्य शहरों में आते हैं। दिल्ली में तेजी से कोरोना फैलने से उत्तर प्रदेश को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। क्या फिर से दिल्ली से सटे बॉर्डर सील होंगे? देखिए, इस वक्त हालात दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बहुत ही तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और खुद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात का दावा करें कि आने वाले अगले 1.5 महीने के भीतर लाखों में होगी दिल्ली में संख्या, तो फिर आप सोचिए कि अगर सरकार की खुद की कैलकुलेशन ये कहती है कि दिल्ली में अब केसेस लाखों में गिने जाएंगे, हजारों में नहीं, तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के हालात कितने खराब हो सकते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली से, ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिले, चाहे वो नोएडा की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा अगर देखिए बात अन्य राज्यों की करें तो हरियाणा क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में यहां पर देखिए खतरा बढ़ सकता है। इससे पहले आपने देखा कि कई दफा गुड़गांव से सीमा सील कर दी गई, कई दफा गाजियाबाद और नोएडा से सीमाओं को सील कर दिया गया। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी फैसला लिया कि दिल्ली की सीमाओं को सील किया जाता है खौफ के लिए। लेकिन अभी इन राज्यों को खतरा दिल्ली से है, क्योंकि देखिए हजारों की तादाद में लोग आए दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आते हैं। वहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 1.25 लाख के करीबन केसेस हो जाएंगे, खुद अंदाजा लगा चुके अरविंद केजरीवाल। और डॉक्टर दिग्विजय हमारे साथ में, एग्जीक्यूटिव एडिटर। दिग्विजय, अरविंद केजरीवाल की जो अपनी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से खतरा सिर्फ दिल्ली पर नहीं है, बल्कि खतरा दिल्ली से सटे अन्य राज्यों के लिए बहुत ज्यादा है। तो एनसीआर के लिए खतरा बहुत बड़ा हो जाता है अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह से तेजी से बढ़ेंगे मामले और 5.5 लाख तक हो जाने वाले हैं अगले महीने के अंत तक, तो यकीनन इसका बहुत खतरनाक असर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गांव और फरीदाबाद पे पड़ने वाला है। और इसके अलावा भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बाकी जिले हैं, जो जहां से रोजाना लोगों का आना जाना दिल्ली में होता रहता है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़े बेल्ट को असर डालने वाला है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात सही साबित होती है तो। पूजा, अच्छा, अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ही घेरा जा रहा है इसी विषय को लेकर कि लाखों लाख केस बढ़ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, बजाय बयानबाजियों में फंसे हुए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने यह आकर खुद स्पष्ट कर दिया कि अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए मुद्दा क्या होता है कि वो हैं तो राजनेता, फिर वो राजनीति से बात कैसे आ जाएंगे, चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे दलों के नेता क्यों ना हो। बात यहाँ होती है मीडिया के सामने प्रेस रिलीज जारी करते समय हर कोई कहता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब सीधे ये होता है कि हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। जब राज्यपाल के उपराज्यपाल के साथ मीटिंग होती है कि कम्युनिटी स्प्रेड के ऊपर, तो वहां पर राजनीति की जाती है, वो हर तरफ से राजनीति होती है। तो ये कहने की बातें हैं, ये भी एक तरह से एक जुमला कह सकते हैं कि एक जुमला है जिसका अपनी सहूलियत के हिसाब से हर पार्टी, हर मुख्यमंत्री, हर विपक्ष अपने सहूलियत के हिसाब से जिसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये राजनीति बंद नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति के दम पर ही ये सरकारें हैं और राजनीति तो नाम ही है, तो यहाँ पे बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। पूजा, पिछले कुछ दिनों में दिग्विजय बहुत बार ये फैसला उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा सरकार ने लिया कि दिल्ली की सीमाओं को, दिल्ली की सीमा से जो बिल्कुल सटी हुई सीमा है उत्तर प्रदेश की, उसको सील कर दिया जाए। क्या आने वाले दिनों में फिर से कोई सख्ती बरती जा सकती है दोनों सरकारों की ओर से? इसको लेकर अभी तक कुछ अंदेशा? देखिए, नोएडा के डीएम ने पिछली बार जब बॉर्डर सील किया था, अनलॉक के दौरान जब सील किया था, तब भी उन्होंने बहुत साफ कहा था कि नोएडा में 42% मामले ऐसे हैं जिनका कनेक्शन दिल्ली से है। वो दिल्ली से एक तरह से कहा जाए इंपोर्ट हुए हैं नोएडा में कोरोना के केसेस। तो इसलिए दिल्ली बॉर्डर को सील करना आवश्यक है। इस तरह फ्री आवाजाही जो है नहीं की जा सकती।
अब ये जब खुद दिल्ली सरकार ऐसा कह रही है कि हाँ बहुत बड़ा खतरा हमारे यहाँ होने वाला है, तो कोरोना का एटम बम फूटने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जो पड़ोसी जिले हैं दिल्ली से लगे हुए, उनके प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो बिल्कुल अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। और हो सकता है वो बॉर्डर सील करने की तैयारी हो या फिर कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हो, कुछ ना कुछ तो उठाए जाएंगे जो अगले 1-2 दिन में, जिसका पता हमें और आपको पूछा लगने वाला है। बने रहिए हमारे साथ में, फिर से वापस लौटेंगे दिग्विजय आपके पास। भारत चीन सीमा विवाद पर बैठक शुरू हो चुकी है। भारत चीन के बीच आज फिर से बातचीत शुरू हुई है। मेजर जनरल लेवल की बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है। 6 जून को कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। गलवान घाटी समेत 3 जगहों पर पीछे हट चुके हैं चीनी सैनिक। देखिए लगातार ये जो तकरार का सिलसिला चल रहा है, इस बीच जो कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि जो लगातार चीनी सैनिक अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे भारत की सीमा पर, वहां से उनको खदेड़ा जा सके, पीछे किया जा सके, वही प्रेशर लगातार एक कूटनीति के तहत किया जा रहा है। और बीच भारत चीन सीमा पर फिर से बैठक शुरू हो चुकी है। आज फिर भारत चीन के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। इससे पहले 6 तारीख को ये बातचीत हुई थी। मेजर जनरल लेवल की ये दरअसल बातचीत हो रही है ताकि इस पूरे विषय को सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इस वक्त छाया हुआ है। दिग्विजय लगातार में, दिग्विजय क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पिछली बातचीत जो हुई थी दोनों पक्षों में, वो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर हुई थी, जो कि चीन के पश्चिमी कमान के जो मुखिया थे वो आए मिले थे, और भारत के 14वीं कोर जो लद्दाख एरिया की सिक्योरिटी देखती है, उनके कमांडिंग ऑफिसर जो है, वो दोनों के बीच बातचीत हुई थी और सहमति बनी कि आगे बातचीत होती रहेगी। मतभेद हैं, मतभेद को विवाद की शक्ल नहीं देना है, और उसी का नतीजा है कि डिसएंगेजमेंट हुई। जिन 4 जगहों पे भारत और चीन की सेनाएं आपस में एकदम आंख से आंख मिलाते हुए खड़ी थी, वहां पे डिसएंगेजमेंट शुरू हुई। गलवान घाटी में पहले ही हो चुकी थी, तो गलवान घाटी भारत के लिए चिंता का विषय नहीं था, लेकिन वो एरिया पॉइंट 14, पॉइंट 15 और पॉइंट 17, ये 3 एरिया पर जो है उस लेवल पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के पहले, जो कि बातचीत के बाद दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। चीन पहले हटा है क्योंकि चीनी सेना पहले वहां आई थी उस क्षेत्र में, इसलिए एक प्रोटोकॉल के तहत एक गुड जेस्चर दिखाते हुए चीन की सेना पहले हटी है और भारत की सेना हटी है जवाब में। हालांकि अभी अप्रैल 2020 वाली स्थिति नहीं आई है पूजा, क्योंकि वो स्थिति आने के लिए जरूरी है कि चीन की सेना जो है फिंगर 8 पर पहुंचे, लेकिन अभी फिंगर 4 से पीछे हट गई है, कहीं बीच में है, तो वो भी एक सकारात्मक संकेत है। अब इन 4 पॉइंट्स पे जहां डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है, वहां मेजर जनरल स्तर के अधिकारी मिल रहे हैं ताकि इस बातचीत दोनों पक्षों के बीच जो तनाव है उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ के जवान जोश में है, दोनों तरफ के जवान गुस्से में है, तो जाहिर सी बात है उनको कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखिए हम आपके जोश का भी सम्मान करते हैं, और साथ में एक जो कूटनीतिक अच्छा, इसमें जो नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को भेजा गया है इस वक्त भारत चीन सीमा पर सेना का नेतृत्व करने के लिए, इसका अभी तक क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि भले ही सैनिक पीछे कर लिए हो, लेकिन एक नया कमांडर नियुक्त कर दिया गया, वो भी अपना स्टार कमांडर नियुक्त किया है चीन ने। देखिए जो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं। इन बड़ी समझदारी के साथ इन्होंने पूर्वी सीमा पर जापान के साथ भी एक समन्वय स्थापित किया है। कोई भी हार्ड फायरिंग एक्सचेंज और जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ मुद्दा नहीं दोनों के बीच में देखने को नहीं आया, जबकि सेनाओं में बहुत ज्यादा तनाव था। ऐसे ताइवान के साथ भी इन्होंने जो है धमकाने, आंख दिखाने का काम तो देखिए चाइनीज सेना हमेशा करती है, लेकिन कोई भी ऐसी सीमा पर अप्रिय घटना नहीं हुई थी। बड़े सूझबूझ के साथ इनकी पहचान रही है कि सूझबूझ के साथ ये कॉम्प्लिकेटेड मसलों को सुलझाते हैं। अभी पूर्वी सीमा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो उनको यहाँ लाया गया कि उसी सूझबूझ के साथ जो उन्होंने पूर्वी सीमा पर अपना रखी थी, उसी सूझबूझ के साथ वो पश्चिमी कमांड पर भी काम करेंगे। मतलब ये मानकर चलें कि जो तनाव लगातार बढ़ रहा था, अब उस तनाव को संयमित थोड़ा किया जा सकता है, जिसलिए दोनों ही ओर से अब कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए जब साफ तौर पे दोनों सरकारों ने आधिकारिक बयान परसों जारी करके कह दिया कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद है उनको किसी भी सूरत में विवाद की शक्ल नहीं लेने दिया जाएगा और साथ में किसी तीसरे पक्ष को भी आने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, तभी ये बात करीब करीब साफ हो गई थी कि देर सवेर इस मामले को सुलझना है और शांतिप्रिय ढंग से सुलझना है, और अभी उम्मीद उसी की जानी चाहिए क्योंकि उसी दिशा में बात आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। गलवान घाटी समेत 3 जगहों पर पीछे हट चुके हैं चीनी सैनिक। भारत चीनी सीमा पर माफ कीजिएगा विवाद जो है वो फिलहाल कम हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ में। प्रफुल्ल बख्शी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ, मिल रही है। बख्शी साहब, ये जो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर शुरू हुआ है, एक बार फिर से जनरल लेवल की बैठक शुरू हो चुकी है, कर्नल जनरल लेवल की बैठक। इस बैठक से आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं और इससे कितना जो बेहतर विकल्प हम तलाश रहे हैं वो विकल्प हम ढूंढ पाएंगे? ये विकल्प की बात जो है वो आप मान के चलिए कि हमारे निश्चय जो हमने किया है वो दृढ़ है। ये जो मीटिंग चल रही हैं वो ये बोलेंगे कि पहले आप अपनी पूरी जहां से आए थे वो जगह खाली करिए। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का मतलब नहीं है, जिधर से वो चले थे बिल्कुल वो खाली करें और अब हम भी उस साइड में रहेंगे, वो उस साइड में रहेंगे और उसके बाद में वो जो मीटिंग चलेंगी। और दूसरी बात ये है, अब मीटिंग की बात हो गई है, अपनी तैयारी हमें पूरी रखनी है। हमारे वहां से हटानी, हमें सेनाएं नहीं हटानी जब तक मीटिंग नहीं खत्म हो और बात पे पूरी ना हो। और अगर वो हिलने से मना करते हैं या फिर कोई और कंडीशन रखते हैं जैसे कि हमारी ट्रेड में दखल मत करिए या इत्यादि इत्यादि कई चीजें वो करने की कोशिश करेंगे, हमें वो कुछ नहीं देखना, हमें देश के हित में बात देखनी है। सारी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हमारे को अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन पूरी रखनी है। जितनी हमें फोर्सेज आगे करनी है, आर्टिलरी को आगे करना है और जितने हमारे को रसद एम्यूनिशन डंप्स वगैरह जो हमें फॉरवर्ड एरिया में बनाने हैं वो हमें लगातार जारी रखनी पड़ेगी। हमें किसी की बातों में नहीं आना, किसी का कुछ नहीं करना, हमें किसी पे हमला नहीं करना। पर हमारे देश में जो भी घुसे हैं उनको बिल्कुल वहां से जड़ से निकाल के फेंकना है और तब तक हमें चैन नहीं लेना और ना ही हमें पीछे हटना है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी और हमारे अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें हमारी बहुत हानि होगी। मान हानि को छोड़िए, मोराल की बात होती है, देश के मान सम्मान की बात होती है। और अपनी जो धरती जो है इसको 40,000 स्क्वायर किलोमीटर तो ऑलरेडी उनके पास है, 45,000 के करीब 2 बार लेने के बाद उनके पास हमारी ऑलरेडी जमीन है और जिसका हमने कुछ नहीं किया। अब हमें इसको भी लेना है और उस जमीन की भी बात क्यों करनी है। और दूसरी बात यह है, अगर बात ऊपर बढ़ती है और अगर आप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पुश कम्स टू शव और आपको धक्का मारना है उनको, तो इस समय बात हथियारों से होगी। और अगर आपको दूसरा फ्रंट खोलना पड़े बेशक खोलिए। चीन का कमजोरी है नेवी सी के ऊपर। मालदीव्स में उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, उसके ऊपर ऑक्यूपेशन करिए। आप वो करिए खुल के काम, ये मत करिए कि जो वो करेंगे हम करेंगे। अगर वो 1 ब्रिगेड लाए तो हम 1 ब्रिगेड लाएंगे। हम क्यों किसी की कॉपी करते हैं? हमारी जो मेंटल स्थिति है ना कॉपी करने की और एपोलोजेटिक जो मेंटल स्थिति है हमें उससे दूर करना है। और चाइना को हमको दिखाना है कि अब वो चाइना मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक हम जो अपनी हमारा जो हमेशा से ही संस्कृति रही है कि हम पहले कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई हमला करे तो हम छोड़ेंगे नहीं, गलत बात छोड़कर हम अब लीडिंग पोजीशन में आ जाएं। ये हमें गलत बात है। हमें चाणक्य नीति अपनानी चाहिए जो दुनिया अपनाती है। हमें क्या पहचान, चाणक्य को हमने पैदा किया था, उसने क्या नीति बनाई थी? वो ऐसा बोलता। आप लोग गीता का पाठ करते हैं, आप गीता से पूछ लीजिए, वो वहां पे उसके चैप्टर खोल के पूछ लीजिए, वो क्या कहेंगे। ये सब बातें जो हैं ये जो होती है कमजोर आदमी की बातें होती हैं, जिसको डर लगता है लड़ाई से, वो ऐसी बातें करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें अपना मान सम्मान की, देश की और धरती की रक्षा करनी है। और इसलिए बात करिए, प्यार से समझा बुझा के सब कुछ करिए और हमला मत करिए जान के उनके ऊपर। पर जब बात करती है लड़ाई की तो उसमें चूक मत करिए। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी बातचीत के लिए। तो मतलब डरना नहीं है, बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि डरना किस बात का, जो जैसा ट्रीट आपको करे आप उसको वैसा ही बिल्कुल जवाब दीजिए। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लेकर आई है। गौवध का यह अध्यादेश मंगलवार को कैबिनेट ने पास कर दिया, जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़ने पर गैंगस्टर एक्ट तक लगेगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि योगी कैबिनेट ने जो गौवध निवारण अध्यादेश को मंजूरी दी है, इस अध्यादेश के आधार पर अगर कोई अंग भंग करता है गौधन का तो 7 साल की जेल है और 3 लाख तक का जुर्माना। लेकिन अगर किसी ने गौवध किया तो उसको न सिर्फ 10 साल की सजा होगी बल्कि 5 लाख तक का जुर्माना भी है। योगी राज में यानी अब गौवध करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है।
सीएम योगी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में वे लिखते हैं, हमारे उद्यमी बहनों भाइयों औद्योगिक विकास को और गति देने और आपको कम से कम समय में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट यूपी यानी उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी का गठन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर गढ़ें नया उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश में निवेश को और बढ़ावा देने हेतु अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत संचालित योजनाओं में इंसेंटिव के रूप में एसजी/एसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। आज औद्योगिक निवेश हेतु हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभर रहे हैं। 2 ट्वीट्स किए हैं सीएम योगी ने, जिसमें दरअसल वो प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए और बता भी रहे हैं कि निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश समृद्ध भी होगा। खबर लखनऊ से, आबकारी विभाग का हाल बेहाल है। इतना हाल बेहाल है कि सरकार को बड़ा राजस्व देने वाला विभाग बुरी तरह से परेशान है। उत्तर प्रदेश में 80% तक घट चुकी है शराब की बिक्री। पूरे देश में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में ही आई है। उत्तर प्रदेश में मई के महीने में सिर्फ 20% बिक्री हुई अंग्रेजी शराब की। तमाम शराब और बियर के लाइसेंसी कारोबारी लाइसेंस सरेंडर करने तक की मांग इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि बिक्री हो नहीं रही और बिक्री ना होने की एवज में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो लाइसेंसी कारोबारी हैं अब वो लाइसेंस सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। आबकारी विभाग का हाल इतना ज्यादा बेहाल हो चुका है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ में हैं। आलोक, ये तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान नजर आता है। सबसे ज्यादा कोरोना काल में सबसे पहले रिस्क लेकर शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया और उसके बाद अब भी न सरकार को फायदा और ना ही कारोबारियों को। बिल्कुल देखा जाए, लॉकडाउन के बाद सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उसके बाद शराब की दुकानों को खोला गया। तो शुरुआती दौर में ऐसे तमाम जगहों से दृश्य देखने में आया कि लगातार भीड़ उमड़ी थी, लगातार लोग उमड़ गए थे दुकानों पर, शराब के लिए अफरा तफरी मची थी। तो ऐसा लगा था कि शराब की बिक्री एक बार फिर से जोर पकड़ेगी, लेकिन इसके बाद लगातार लोगों ने जो है दुकानों से तौबा करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि आज दुकानों पर इक्का दुक्का खरीदार ही नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि आबकारी विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व देता था, उसकी जो बिक्री मई के महीने की अगर बात करें तो 20% बिक्री हुई है, यानी 80% बिक्री हुई ही नहीं। तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी गिरावट आई है। और पूरे देश में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश में ही आई है, जहां पे 80% बिक्री कम हो गई है। तो ये समझा जा सकता है कि लोगों ने किस तरह से शराब की दुकानों से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि सरकार ने शराब के दामों में भी वृद्धि की थी, एक ये भी कारण हो सकता है कि कोरोना संकट के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से लोगों की कमाई घटी है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण माना जा रहा है। और खासकर जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपनी जगहों से वापस अपने गृह राज्यों को लौट हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो आय का साधन था वो खत्म हो चुका है। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा नुकसान शराब के कारोबारियों को है। तमाम बियर के कारोबारी, शराब के कारोबारी जो लाइसेंस लेकर दुकानें खोले हुए थे, वो अब इस तरह की मांग कर रहे हैं कि उनको लाइसेंस सरेंडर करने की जो है अनुमति। और अगर बात करें देश के कई राज्यों में, तो कई राज्यों में ऐसे राज्य हैं जैसे झारखंड है, उत्तराखंड, दिल्ली, जहां पर कई कारोबारियों ने जो है लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं और कई ने आवेदन दे रखे हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि किस तरह से कारोबारी भी परेशान है, क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आबकारी विभाग भी परेशान है, क्योंकि उसको भारी भरकम जो राजस्व मिलता था उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। और खासकर उत्तर प्रदेश का हाल सबसे ज्यादा बुरा है इस समय की। तो अभी तक इसको लेकर अभी सरकार की ओर से कोई कदम उठाने की बात, क्योंकि जिस तरीके से लोग लाइसेंस सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, ये तो चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो कारोबारी है वो कारोबार में आता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि शराब के कारोबार में तमाम फॉर्मेलिटी होती है, बड़ी बड़ी दुकानें लेनी पड़ती है, उनको भारी रकम फीस चुकानी पड़ती है, जिसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है। ऊपर के अलावा माल खरीदने के लिए उनको जो है बड़ा स्तर पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से उनको बड़े स्तर पर घाटा हो रहा है। समझा जा सकता है कि अगर सिर्फ 20% बिक्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हो रही है तो क्या हाल होगा इस विभाग का, क्या हाल होगा उन कारोबारियों का। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को आगे आना ही होगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि जो कारोबारी लगातार मांग कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले कारोबारियों ने प्रदर्शन भी किया था, शांतिपूर्वक जो है अपनी मांग रखी थी सरकार के सामने कि उनको छूट दी जाए, इस तरह की। अब देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या विचार करती है। फिलहाल जो तस्वीर है वो बहुत खराब है, क्योंकि एक बड़ा राजस्व देने वाला विभाग जो है इस समय बहुत ही बेहाल है। बहुत शुक्रिया आलोक आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो लिखती हैं,
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण रोजगार बेसहारा होकर जैसे तैसे हजारों किलोमीटर दूर घर वापसी करते वक्त नियमों का अक्षरशः पालन न कर वाले मजलूम प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही, सामयिक और सराहनीय है। मायावती ने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें वो लिखती हैं, आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को, साथ ही घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में उनकी योग्यता का आकलन कर रोजगार की व्यवस्था करने संबंधी माननीय कोर्ट के निर्देश का भी भरपूर स्वागत। इस संबंध में अब सरकारों को गंभीर और संवेदनशील होकर ठोस कार्रवाई अविलंब शुरू कर देनी चाहिए, ये बीएसपी की मांग है। और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश ट्वीट करते हुए लिखते हैं, सैफई पीजीआई में शोधित विश्व की पहली एलोपैथिक दवा RNB यदि कोरोना के मरीजों के लिए सही में सार्थक साबित हो रही है तो संपूर्ण जांच के बाद ICMR भी अनुमति दे, क्योंकि साइंटिफिक, एथिकल और कोरोना कमेटी की अनुमति तो पहले ही मिल चुकी है और बधाई स्वरूप सरकार सैफई पीजीआई पर भी फूल बरसाए। और वे खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पुलिस ने गिरफ्तार किए करण अर्जुन। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं करण अर्जुन। वाहन चेकिंग के दौरान किए गए गिरफ्तार। चोरी की बाइक पर सवार थे दोनों ही भाइयों को अट्टा गुजरान पुश्ता हनुमान मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया। दनकौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। देखिए, यही है वो दोनों, करण अर्जुन। वाहन चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने करण अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आपने करण अर्जुन की बहुत सी जोड़ियां देखी होंगी, लेकिन इसे भी देख लीजिए। चोरी की बाइक पर सवार थे दोनों ही भाई। सरकारी और निजी अस्पतालों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर ली। इसके बाद जिलाधिकारी ने निजी और सरकारी अस्पतालों में कार्रवाई के निर्देश दे दिए। पूरे मामले में सबसे ज्यादा लापरवाही ESI से अस्पताल की रही, जहां पर सारी सुविधा होने के बावजूद भी पीड़िता नीलम को सही उपचार नहीं दिया गया। ESI से अस्पताल के निदेशक, उपचार और रेफर करने वाले चिकित्सक और एम्बुलेंस के चालक दोषी पाए गए हैं। जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी उसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच करके शिक्षा दी गई थी। इसके क्रम में ESI हॉस्पिटल में जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। तो जिला चिकित्सालय के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। जिम्स में जिन्होंने लौटाया है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। जितने भी निजी चिकित्सालय के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जांच आख्या में विस्तृत रूप से दिया गया है, तो उनके विरुद्ध भी मुख्य चिकित्साधिकारी को कहा गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई एवं दंडात्मक कार्रवाई दोनों करने के लिए निर्देशित किया गया है। गाजियाबाद के निवासी थे और गाजियाबाद के भी निजी चिकित्सालय द्वारा पेशेंट मना करने के संबंध में जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ जितने भी चिकित्सालय हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के, उनको इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको मना नहीं करेंगे, उनको कंपल्सरीली एडमिट करेंगे। उसमें जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सावधानियां बरतनी है वह बरती जाएगी। इसके संबंध में प्रशिक्षण जिम्स के निदेशक द्वारा दिया जाएगा और ऐसे अगर कोई मरीज को एडमिट नहीं होने के बारे में अगर सूचना मिलती है तो दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। ब्यूरो से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश सरकार जल्द ही 1988 और 1989 बैच के IAS ऑफिसर्स को देगी पदोन्नति। शासन ने प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद के लिए 20 पदों के लिए सृजन का प्रस्ताव तैयार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। वित्त विभाग इसके औचित्य पर विचार कर रहा है। 1988 बैच के अधिकारी जनवरी 2019 से ही पदोन्नति के इंतजार में लगातार घड़ियां बता रहे थे। प्रदेश में कार्यरत 20 IAS ऑफिसर प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। 1988 बैच के 9 IAS ऑफिसर, 1989 बैच के 11 IAS ऑफिसर्स पदोन्नत होंगे।
बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की इस वक्त ब्यूरो के से जुड़ी हुई। खबर है प्रयागराज से, जहां करछना के धरवारा स्थित मेदिनी सिंह का पूरे गांव में टिड्डी ने दस्तक दे दी है। लोग टिड्डियों के आतंक से परेशान हैं। टिड्डियों के झुंड को भगाने में लोग जुटे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, टिड्डियों का आतंक अब प्रयागराज में पहुंच चुका है। टिड्डियों का आतंक ऐसा कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और इन टिड्डियों को भगा भगा कर लोग थक चुके हैं। लोग टिड्डियों के झुंड को भगाने में जुटे हुए हैं, परेशान हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब ये टिड्डियों का आतंक प्रयागराज में है। लोग टिड्डियों के झुंड को भगाने में जुट चुके हैं। टिड्डियों ने दस्तक दे दी है प्रयागराज में भी। तस्वीरें देखिए, अब प्रयागराज की तस्वीरें जहां पर टिड्डियों का आतंक कितना ज्यादा है वो आप इन तस्वीरों में देखकर महसूस कर सकते हैं। इन टिड्डियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। किसानों की फसलों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। टिड्डी ही नहीं